जय हिंद, नमस्कार यूपीपीसीएस के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मेंस से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया और यूपी के 2 पेपर जोड़े गए हैं। उसी सब को ध्यान में रखते हुए आशा की जा रही है, बड़े बड़े लोग आशा कर रहे हैं कि प्री के एग्ज़ाम में भी उत्तर प्रदेश विशेष का बहुत महत्व बढ़ता जाएगा, इस बार बढ़ेगा और प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए आज हम उत्तर प्रदेश विशेष के जो भी प्रश्न बनते हैं या बने हैं या बन सकते हैं उनको आज देखने का प्रयास करेंगे इस छोटी सी पुस्तक के माध्यम से। इसी प्रकार के चैनल को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करें आपकी जो भी फीडबैक हो। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश एक परिचय से। उत्तर प्रदेश का एक परिचय। भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 दिसंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। भारतीय संसद ने 9 दिसंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी मुख्यतः पहाड़ी भाग से उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया। उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग सघन आबादी वाले गंगा यमुना के दोआब में स्थित है। विश्व में केवल 4 राष्ट्र चीन स्वयं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 2,40,928 वर्ग किलोमीटर भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका नामकरण देखते हैं। नामकरण का इतिहास जो है इस तरीके से है। 1936 में इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम आगरा, अवध एवं अवध प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत 1902 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं। इसकी राजधानी 1936 में आगरा थी। 1858 में इलाहाबाद थी। आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ बनी और 1935 से आज तक लखनऊ ही राजधानी है उत्तर प्रदेश की। इसकी प्रशासनिक राजधानी लखनऊ और न्यायिक राजधानी प्रयागराज इलाहाबाद है। भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। 23 डिग्री 5 से 30 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 से 84 डिग्री 39 के मध्य है। भारत का मानक समय। उत्तर में प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो राज्यों को क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम के माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत इस राज्य की लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। राज्य की जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई जो है 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई 240 किलोमीटर है। सीमावर्ती जिले देख लेते हैं। सीमावर्ती जिले और प्रदेश। सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला शामली है। उत्तर प्रदेश से लगे वह सबसे कम जिला रेखा वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश व हिमाचल प्रदेश। सबसे कम और सबसे अधिक 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है ललितपुर, क्योंकि ये चारों तरफ एमपी से घिरा हुआ है। प्रशासनिक परिचय देखें। लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31 है। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा की सीटें 403 है। विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। विधान परिषद सदस्य संख्या जो है 100 है। जिलों की संख्या जो है 75 है। और उच्च न्यायालय देखते हैं। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है या प्रयागराज है। इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। राज्य के प्रतीक चिन्ह राजकीय मछली मोह या चीतल, राजकीय फल आम, राजकीय पक्षी सारस या क्रैंच। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में अमेठी के कारण जो है सारस चर्चा में था, तो आप लोग बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में सारस की क्या स्थिति है। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय फूल
पलाश, टेसू, ढाक, इसको 3 नामों से जाना जाता है। राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय खेल हॉकी, राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली व एक तीर धनुष। राज्य चिन्ह 1938 में स्वीकृत किया गया। आप देख लें, इसको देखें। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2018 से प्रारंभ किया गया है मनाना, 24 जनवरी 2018 से। तो इस बार पूछा जा सकता है कि इस बार कौन सा उत्तर प्रदेश का दिवस मनाया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा जो है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। कार्यालयों की राजकीय भाषा हिंदी है। अद्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है जो 1989 से है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगरों के उपनाम। प्रयागराज को कहते हैं संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, ईश्वर का स्थान, अमरूद नगरी। नोएडा को उत्तर प्रदेश का सोविंडो कहते हैं। जौनपुर को सिराज हिंद, पूर्व का सिराज। सोनभद्र को सोनालचंद, पावर ऑफ कैपिटल इंडिया। प्रतापगढ़ को आंवला नगरी। लखनऊ को आमों का नगर। चंदौली को धान का कटोरा, चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है। हाथरस को हींग या गुलाल नगरी। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक आंकड़े देख लेते हैं। कुल जिले जो है 75 हैं। जनगणना में शामिल 71 हैं। वैधानिक नगर जो है 648 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर 64 हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले 7 शहर हैं। कुल तहसील 351 हैं। नगर निगम 17 हैं। नगर पालिका 200 हैं। नगर पंचायत 490 हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव है। सामुदायिक विकास केंद्र हैं 826। ग्राम पंचायतें हैं 8135। ग्राम पंचायतें 59073 हैं। आबाद ग्राम 97,814 है। कुल गांव जो है 1,60,000। आगे देखते हैं जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 बताई गई है, जो देश के कुल जनसंख्या का 16.51% जनसंख्या है। कुल पुरुष जनसंख्या व प्रतिशत जनसंख्या कुल इतनी है, इसका प्रतिशत 5.28 है। कुल महिला जनसंख्या प्रतिशत देखते हैं 47 दशमलव 0 से 6 वर्ग आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं 15.41% है। कुल ग्रामीण जनसंख्या व प्रतिशत देखते हैं 77.70% है। कुल शहरी जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं 22.30% है। देश की कुल नगरीय और शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 11.79%। महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है इसका। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर थी 20.22%। 2001 से 2011 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर में गिरावट हुई 5.63%। सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक 1981 से 1991। ये यूपीएससी और पीसीएस में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक कौन सा था, तो 1981 से 1991। सर्वाधिक कम वृद्धि वाला दशक था तो 1991 से 1961 तक। 2001 से 2011 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई 19.31% की दर से। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि हुई 21.23%। आप देख लें, महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। 2001 से 2011 के दौरान महिलाओं का वृद्धि दर पुरुषों की वृद्धि दर से 1.92% अधिक रहा। देश के सभी राज्यों के मध्य 10 की वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश का 14वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का औसत घनत्व 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश के औसत जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई 139 की जनसंख्या घनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है। केवल राज्यों में अगर देखा जाए तो चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 912 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1991 से 2001 के बीच। 2001 से 2011 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 14 की। उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता दर है 67.07%। 29वां राज्य है अगर भारत की दृष्टि से देखें। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर में वृद्धि हुई है 11.34% की। पुरुष साक्षरता दर 77.30%। महिला साक्षरता दर 57.20%। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन।
जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर निगम क्षेत्र जो हैं, पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है गाजियाबाद। इसकी जनसंख्या आप लोग देख लीजिए। जिलावार जनसंख्या घनत्व देखते हैं, सबसे पहले पे है इलाहाबाद, सर्वाधिक है इलाहाबाद की, न्यूनतम है महोबा की, उसके बाद मुरादाबाद, चित्रकूट, गाजियाबाद, हमीरपुर, आजमगढ़, श्रावस्ती, लखनऊ, ललितपुर। लिंग पर आधारित जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला। सर्वाधिक पुरुष में देखें इलाहाबाद है, सर्वाधिक महिला में भी इलाहाबाद है। सर्वाधिक पुरुष में दूसरे नंबर पे मुरादाबाद है, इधर आजमगढ़ है, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद है, इधर जौनपुर है। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात अभी हाल ही में चर्चा में आया था, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। कानपुर नगर है, इधर मुरादाबाद है, इधर लखनऊ है, इधर लखनऊ है, सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला दोनों में। 0 से 6 वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले ये देख लेते हैं। पहला है इलाहाबाद, दूसरा है मुरादाबाद, तीसरा है सीतापुर, चौथा है आजमगढ़, पाँचवा है बरेली। आगे देखते हैं 10 की वृद्धि दर वाले जिले 20.22%। शीर्ष 3 जिले जीबी नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती हैं। अंतिम 3 जिले हैं कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखते हैं 829 में जो 3 जिले हैं आते हैं गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। अंतिम में आते हैं ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। साक्षरता दर देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता दर में क्या है, गौतम बुद्ध नगर है पहले पे, दूसरे पे कानपुर, तीसरे पे औरैया। न्यूनतम साक्षरता दर में देखते हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। श्रावस्ती आप देखेंगे सभी में न्यूनतम पे रहेगा, पुरुष महिला टोटल सब पे यही रहेगा। लिंगानुपात देखते हैं, शीर्ष लिंगानुपात वाले जिले हैं जौनपुर है, आजमगढ़ है, उसके बाद देवरिया है, न्यूनतम वाले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं देखते हैं अंतिम जिले गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर, कानपुर नगर। आगे देखते हैं नगरीय जनसंख्या के 3 जो जिले हैं, शीर्ष में गाजियाबाद है, लखनऊ है, कानपुर नगर है। अंतिम देखते हैं श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी। नगरीय जनसंख्या 22.30%। शीर्ष जिले हैं गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर। न्यूनतम में देखते हैं श्रावस्ती है, कुशीनगर है, महाराजगंज है। आगे देखते हैं, ये देख लिए हैं। ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं किस जिले में है सर्वाधिक, इलाहाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। अंतिम देखते हैं 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर। महिला साक्षरता दर में जो शीर्ष जिले हैं कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच। इसको दोहरा हो गया इसका। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या शीर्ष जिले हैं सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई। अंतिम 3 जिले हैं बागपत, श्रावस्ती, जीबी नगर। अनुसूचित जाति वाले जो शीर्ष 3 जिले हैं कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई हैं। और अंतिम जो है बागपत, बरेली, बलरामपुर है। इसमें कुछ डाउट है, कौशाम्बी है कि और कोई ज़िला है, आप लोग कमेंट करेंगे। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले देखते हैं, शीर्ष पे है सोनभद्र है, उसके बाद बलिया है, देवरिया है। अंतिम 3 जिले देखते हैं बागपत, कन्नौज, बदायूं है। अनुसूचित जनजाति देखते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले शीर्ष जिले हैं सोनभद्र है, ललितपुर है, देवरिया है। न्यूनतम में बागपत है, कन्नौज है, बदायूं है। देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी हैं। देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं सुश्री मायावती 4 बार। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर फतेह बहादुर शाह थे। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम विधान परिषद के सभापति थे चंद्रभाल। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, 25 फरवरी 1968 को। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के मंडल 18 मंडल हैं, उससे संबंधित जिले देख लेते हैं। लखनऊ में जो है 6 जिले आते हैं, इसको हम लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। कानपुर में आते हैं 6 जिले, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और रैया।
मेरठ में देखते हैं मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत। फैजाबाद में आते हैं 5 जिले, फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में आते हैं अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा में आते हैं आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। वाराणसी में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली। गोरखपुर में आते हैं गोरखपुर में महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। ये आप लोग इसका सीक्वेंस याद रखेंगे कि कौन कौन से मंडल में 4 जिले आते हैं, किस किस मंडल में 5 जिले आते हैं, ये मिलान के लिए आ सकता है। अगला देखते हैं देवीपाटन मंडल में गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच, मुख्यतः गोंडा। बरेली में 4 जिले हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। मुरादाबाद में 5 जिले हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल। आप लोग जानते हैं कि बदायूं में एक चर्चा आई थी कि आंवला जिला बनने की घोषणा हुई थी, लेकिन नहीं बना अभी। प्रयागराज में 4 जिले आते हैं, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी। चित्रकूट में आते हैं, चित्रकूट में 4 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, मुख्यतः बांदा। मिर्ज़ापुर में आते हैं 3 जिले, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर। झांसी में झांसी, ललितपुर व जालौन है। सहारनपुर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली आते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ ज़िले हैं, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं। जैसे अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज में है, संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है, गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है, कौशाम्बी का मंझनपुर में है, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर में है, कुशीनगर का पडरौना में है, कानपुर देहात का अकबरपुर माती में है। आगे देखते हैं कानपुर नगर का अलीगढ़ में है, लखनऊ का मुरादाबाद, नहीं ये नहीं, ऊपर है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है, सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, जलौन का उरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है, संभल का पवासा है। नगर निगम वाले ज़िले देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला कानपुर है, दूसरा लखनऊ, तीसरा गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद, मथुरा, अयोध्या, झांसी, शाहजहांपुर। कुल मिला के 17 हैं। नदी तंत्र, झीलें व सिंचाई, भूगर्भ जल। गंगा सबसे प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है कानपुर से प्रयागराज तक। शेरपुरा, बलिया, गाजीपुर, सैदपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सिरसा, प्रयागराज, श्रृंगेश्वर, प्रयागराज, कालांकर, प्रतापगढ़, डलमऊ, रायबरेली, बक्सर, उन्नाव, कानपुर बिल्लौर, कानपुर फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कचला घाट, बदायूं, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ आदि 26 नगर आते हैं। किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई 1450 किलोमीटर है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र कवर करता है 133 किलोमीटर। गंगा तट वाला जिला जो है बदायूं है, जो सर्वाधिक दूरी को कवर करता है। यमुना कितने जिले से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर गुजरती है। नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या, गोला, बहरलगंज, बहराज सरयू नदी के तट पर स्थित है। बाराबंकी भी है। बाराबंकी में स्नाही घाट से टच करती है सरयू नदी। गोरखपुर, बहराज राप्ती तट पर है, राप्ती के तट पे है। बांदा जो है के नदी के तट पर है। हमीरपुर बेतवा के तट पर है। चित्रकूट पायसीनी मंदाकिनी के तट पर है। सोनभद्र सोन के तट पर है। मुरादाबाद रामगंगा के तट पर है। प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर है। सांस्कृतिक महत्व देखते हैं। सहेत महत श्रावस्ती में है। रानाभार स्तूप कुशीनगर में है। धमेख सारनगर में है। घोषित राम कौशाम्बी में है। आगे देखते हैं कनक भवन अयोध्या में है। कदमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग जो है बांदा में है। देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में लगता है। 84 गुम्बद कालपी में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। टाला मस्जिद जौनपुर में है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवीपाटन तुलसीपुर में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में है। विश्वनाथ मेहता, इनका कार्य क्या था चित्रकारी में? प्यास, ऊँट सृष्टि। रणबीर सिंह बिष्ट, पहाड़ी घसियारे गपशप। शिवानंद नैटियाल, सत्यम शिवम सुंदरम। चुनारगढ़ की अनूप वेदिका भद्रगृही मुनि से संबंधित हैं। संगीत देखते हैं।
खंडे संस्थान। भारत खंडे संस्थान यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। लखनऊ में है। 15 जुलाई 1926 में स्थापित किया गया था। इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया है। 2001 में डीम्ड विश्वविद्यालय का इसे दर्जा प्राप्त हुआ। आप ये भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही डीम्ड विश्वविद्यालय है, वही ये है। भारत खंडे संगीत संस्थान जो है 1926 में लखनऊ में है। प्रयाग संगीत समिति 1926 में इलाहाबाद में। शरद महोत्सव 2013 में हुआ था प्रयाग संगीत समिति में, आज़ाद पार्क के पास है, आप लोग देखे होंगे, महादेवी चौराहा के पीछे। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 में लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 1989 लखनऊ। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान 1990 में लखनऊ। प्रमुख संगीत घराने। आगरा घराना में कौन कौन आता है? अलखदास, मलुकादास, मदुरै रामास्वामी। लखनऊ घराना में अवध कला जिसे कहते हैं। बिंदादिन कोदाव, खुर्शीद अली। लखनऊ ख्याल गायन के पितामह शंभू महाराज, बिरजू मेहराज बेगम, अख्तर, वाजिद अली शाह, अख्तर पिया। किराना घराना काले खां गांगूबाई, हंगल भीमसेन जोशी, हीराबाई बड़ौदकर। बनारस घराना ठुमरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। गिरिजा देवी, सितारा देवी, रसूलाबाई, टप्पा किशन महाराज तबला, बिस्मिल्ला खां शाहनाई ठाकुर। जयदेव सिंह संगीत शास्त्र पितामह। आगे देखते हैं अतरौली घराना में मल्लिकार्जुन मंसूर, चांद खां। यह घराना ध्रुपद धामर गायन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर घराना में जकीरुद्दीन खां, नसीर फैजुद्दीन डागर है। रामपुर घराना में नेमत खां, सदारंग उस्ताद खां, अमीर खां, ख्याल ग्याकी। फतेहपुर सीकरी में खसीटा खां, जैनू खां, जोरावर। भिवंडी बाजार घराना जिससे लता मंगेशकर संबंधित है। गुरु अली खां इसी घराने से संबंधित है। इटावा घराना सितार वादन के लिए प्रख्यात। इमदाद खां, इनायत खां, ध्रुवतारा जोशी। अजराड़ा घराना मेरठ में है, तबला वादन के लिए से संबंधित है। इलाहाबाद में कोई घराना नहीं है। यहाँ शहर के कई संगीतों से जुड़ा है, जैसे केसरबाई जान, करीब भाई उर्फ छप्पन छुरी। कलाकार देखते हैं, उनके क्षेत्र देखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया व रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए थे। नजीर खां संगीत वादन के लिए। करामत उल्ला सरोद के लिए हैं। किसान महाराज, गुदई महाराज तबला वादन के लिए है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज कथक के लिए हैं। श्रीमती एम राजन बनारस घराना से वायलिन से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित इस नृत्य कला के अगुआ ठाकुर प्रसाद थे। लोक नृत्य झूला नृत्य, रास नृत्य, चारकुला मयूर, ब्रजभाषा। चरकुला नृत्य को घोड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि यह नृत्य रथ के पहिए पर थोड़ा रख कर किया जाता है। सहसा या सयास कृषकों द्वारा घुरिया प्रजाति एवं महिलाओं द्वारा द्वीप अहिर की कार्तिक ख्याल होता है, जो बुंदेलखंड से संबंधित है। कठखोड़वा पूर्वांचल से संबंधित है। कठखोड़वा धोबिया वर्ग, नटवारी अहिर, कर्मा सीला खरवार जाति चैलर। सोनभद्र मिर्जापुर में पाई जाती हैं। ठडिया ठरखरी सोनभद्र में है। कालाबाजी अवध में है। जोगिनी रामनवमी पर, छुलिया राजपूत विवाह उत्सव पर, धीवर कहारों द्वारा। लठमार दीवारी नृत्य चित्रकूट। यूपी में रामलीला और नौटंकी के दो प्रमुख लोक नाट्य हैं। कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित हुई। राहुल नौकट्यायन बुंदेलखंड राज्य के प्रमुख मेले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं 86, कानपुर में 80। सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। दादरी पशु मेला आगरा में लगता है। बाटेश्वर पशु मेला ऊँट से संबंधित है, जो आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में लगता है। हरिदास जयंती मथुरा फतेहपुर सीकरी। देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। बाराबंकी अफीम की खेती के लिए नंबर 1 पे आता है गाजीपुर के बाद। मुंडिया मेला वृंदावन मथुरा। सैयद का सलार बहराइच मेला। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। कलिंजर मेला बांदा में। कैलाश मेला आगरा में। नटकरैया मेला वाराणसी में। शाकंभरी देवी सहारनपुर में मेला। सोरो मेला कासगंज एटा में। परिक्रमा मेला नवमी शरणराय
सीतापुर। 9वीं शरणालय सीतापुर में है। गोला गोरखानाथ खीरी मेला है। गोविंद साहब अम्बेडकर मेला अम्बेडकर नगर में गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में लगता है। वार्षिक उत्सव में देखते हैं सुलहकुल महोत्सव आगरा में, राम बारात उत्सव आगरा में, कपिल उत्सव फर्रुखाबाद में, सरधना महोत्सव मेरठ में, लठ मार होली जो है बरसाना में होती है, गंगा महोत्सव काशी में, कजली महोत्सव महोबा में, कजरी और कजली, कबीर महोत्सव मगहर में, संत कबीर नगर, ताज महोत्सव आगरा फरवरी माह में। लोकगीत में देखते हैं आला हरदौला पावरा इसुरी फाग बुंदेलखंड से संबंधित, पूर्वांचल वाराणसी मिर्जापुर, बहत बरील रुहेलखंड, लावड़ी चैती, राष्ट्रीय होली ब्रजभूमि ढोल आगरा सोहर अवध और पूर्वांचल के क्षेत्रों में बच्चों के जन्म पर गाई जाती है। रागनी पश्चिमी क्षेत्र में। आगे देखते हैं ढोला मारू यूपी का नहीं राजस्थान का लोक नृत्य है, किंतु यह सीमित रूप से आगरा मेरठ में भी प्रचलित है। फिल्म और पर्यटन देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म मूल रूप से एटा वर्तमान में कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। ख्याल गायकी का विकास, सितार व तबला का आविष्कार, स्वामी हरिदास अलीगढ़। शिष्य तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। शिशु बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी हरिदास तानसेन बैजूवारा ध्रुपद गायन को समृद्ध किया। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की। निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में हुआ था। जियाउद्दीन बरली का जन्म बुलंदशहर में हुआ था। टोडरमल का जन्म सीतापुर में हुआ था। फौजी अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था। बीरबल कल्पी जालौन में। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी शादी तथा कर्मभूमि झांसी थी। तत्या टोपे, रामचंद्र पंडूरुंग बिठूर कानपुर। रामप्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। फांसी गोरखपुर में हुई। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय, जिसे आज पंडित दीनदयाल के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ था। मिर्जा गालिब बहुत इंपॉर्टेंट है। मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था, लेकिन मृत्यु दिल्ली में है। दिल्ली। नजीर अकबर वादी आगरा में पैदा हुए हैं। चकबस्त लखनवी। फिराक गोरखपुर से हैं, जो एयू के टॉपर भी रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर ने, जिस समय ये टॉपर थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बीसी के सुपुत्र थे उनको टॉप करवाने के लिए परीक्षा में कम प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। कैफी आजमगढ़ के थे। रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे। मजरूह सुल्तानपुरी का पूरा नाम यूपीपीसीएस में पूछा गया है, तो मजरूह सुल्तानपुर के थे बेसिकली। अकबर इलाहाबादी थे। मजाज लखनवी। राहुल सांस्कृत्यायन आजमगढ़। पत्र पत्रिकाएं और शिक्षा भाषा। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। 2001 में स्कूल चलो अभियान प्राथमिक शिक्षा में। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बना दिया गया। 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। 1976 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान। 1976 उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। 1977 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी। 1977 उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी। 1997 1927 में हिंदुस्तान अकादमी इलाहाबाद में है जो। 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई। 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना की शुरुआत की गई। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय देखते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो हमारा विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1987 में म्योर द्वारा हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में वाराणसी में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989 में हुई थी। राजीव गांधी नेशनल एवियन विश्वविद्यालय की स्थापना रायबरेली में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। जगदेव राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में है। आगे देखते हैं कन्हैयालाल मणिकलाल
केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। अंबेडकर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में है, आगरा मेडिकल, लखनऊ मेडिकल। कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक विद्यालय से। अलंकार योजना आप सुने होंगे, पीएम श्री योजना, ये सब उसी से संबंधित है, लगभग आसपास हैं। कल्याण पत्रिका का संपादन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा होता है। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण संस्थान केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या 5 हो गई है। नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद राज्य में है। वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ राज्य में। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में, उत्तर प्रदेश राज्य में। सैन हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी इलाहाबाद। रानी लक्ष्मीबाई का केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी अंतिम एकमात्र केंद्रीय। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 8 मृदा समूहों के क्षेत्रों में बांटा गया, 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 उत्तर प्रदेश के आर्थिक क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में प्रथम है। सर्वाधिक गेहूं उत्पादन हरदोई में होता है। बाराबंकी में सर्वाधिक अफीम होती है, इसको आप लोग बताएंगे जो गाजीपुर बाराबंकी के दोस्त हमारे। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री। गाजीपुर वाले भी अफीम की फैक्ट्री लगाते हैं, अब लोग जान लीजिए। आंवला जो है प्रतापगढ़ में होता है। पान महोबा में होता है। महोबा में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है। बाबूगढ़ आलू अनुसंधान गाजियाबाद केंद्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आगे देखते हैं। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर में दाल अनुसंधान संस्थान स्थित है। आगे देखते हैं। लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है। इज्जत नगर में केंद्रीय रिसर्च इंस्टीट्यूट है। आगे देखते हैं सिंचाई। केन बेतवा लिंक नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में पूर्वी नहर से यमुना, 1840 से 54 में ऊपरी गंगा का निर्माण हुआ। सिंचाई नलकूप नहर यूपी में कुएं। देश में नलकूप की सिंचाई 1930 से शुरू हुई। सर्वाधिक नहरों की लंबाई रायबरेली में है। निचली गंगा नहर 1987 नरौरा में गंगा से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है। माता टीला राजघाट लक्ष्मी बाई परीक्षा बांध बेतवा नदी पे है। रामगंगा नदी 128 मीटर सर्वाधिक ऊंचा है। मैदहा बांध बिरमापुर हमीरपुर अर्जुन नदी हमीरपुर है। बाणसागर बांध सोन नदी। भूतत्व एवं कर्म निदेशालय 1855 उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम पहली नीति 29 दिसंबर 1998 12 जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया। चूना पत्थर मिर्जापुर, कोयला सिंगरौली सोनभद्र, एस्बेस्टस चमरौली छोड़ दें। आगे जो देखते हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्क सिटी और स्थल। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना उन्नाव में की जा रही है और लेदर पार्क की स्थापना कानपुर में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा। साइंस पार्क संडीला। लेदर पार्क आगरा में भी है। ट्रेनिका सिटी गाजियाबाद व कानपुर में है। निकड़ा सिटी कानपुर उन्नाव के मध्य है। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा। साइबर सिटी भी इसी को आप लोग जानते होंगे कहा जाता है शायद। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है। साइंस सिटी। इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है। एपेरल पार्क गाजियाबाद व कानपुर में है। विशेष आर्थिक क्षेत्र मुरादाबाद कानपुर नोएडा ग्रेटर नोएडा। साइबर सिटी कानपुर में है। कानपुर में जो है तीसरा साइबर थाना खोला गया है। वन्य जीव संरक्षण देखते हैं। 1936 में एशिया के सबसे पहले
राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना नैनीताल संयुक्त प्रांत में की गई थी। हैली जानते हैं, हैली एक अंग्रेज गवर्नर हुआ करते थे, या उस क्षेत्र के जो होते हैं स्पेशल हुआ करते थे। उन्होंने अपने नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा था हैली। बाद में इसका दुधवा हो गया। अभी शायद राम के नाम पे रखने की बात चल रही थी, रामगंगा के नाम पे। प्रदेश के कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा नेशनल पार्क 1977। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज राज्य का प्रथम है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ज़्यादा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। गिद्ध संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में है, राज्य का प्रथम है। कुल वन्यजीव विहार जो है 25 हैं। 25 वन्यजीव विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं। 3 बाघ अभयारण्य हैं। पहला है दुधवा खीरी बहराइच 1937, आजमगढ़ बिजनौर 2012, पीलीभीत बहराइच जून 2014। आगे देखते हैं, आगे आ गया मेरा वन्यजीव बिहार का सबसे बड़ा चंद्रप्रभा चंदौली में है। सबसे प्रथम जो है चंद्रप्रभा चंदौली 1957। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्यजीव विहार सहारनपुर 2073 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, जो 5.4 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। किशनपुर वन्यजीव विहार जो है लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती में है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। करतनिया वन्यजीव विहार करतनिया घाट है, उसी के पास में है, यह बहराइच में है। वन पक्षी विहार प्रथम जो है नवाबगंज उन्नाव में है, 1984 में है। सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में 80 किलोमीटर। सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा जिले में है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में। अन्य पक्षी विहार समस्तपुर रायबरेली में है, रामसर साइड भी है, संडी हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, ओखला गाजियाबाद जीबी नगर में है, शमान मैनपुरी में है, शुहरताल बलिया में है, पार्वती अरंगा गोडा में है, सूर सरोवर आगरा में है, भीमराव अम्बेडकर बेती कुंडा प्रतापगढ़ में है, लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है, बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में है। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई थी। आगे देखते हैं प्रमुख चिड़ियाघर। नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान आप लोग नाम से ही स्पष्ट हो जाएंगे कि कानपुर में ही होगा। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर में है। शहीद अशफाक उल्ला खां। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया। ये कब किया गया, आप लोग इसको कमेंट करेंगे। यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन रहेगा और यूपीपीसीएस में तो क्वेश्चन है ही है। उत्तर प्रदेश की वन स्थिति की जो रिपोर्ट है देखते हैं, जो 2021 के अनुसार 17वीं रिपोर्ट है। 9.23% कुल वनावरण। वृक्षावरण देखते हैं, वनावरण 4.1% क्षेत्र पे है, वृक्षावरण 3.08% पे है। ISFR रिपोर्ट 2019 की तुलना में उत्तर प्रदेश में 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई 12.24% वर्ग किलोमीटर की। वनावरण के जिले देखते हैं, न्यूनतम और सर्वाधिक में पहला आता है सोनभद्र, दूसरा आता है लखीमपुर खीरी, तीसरा आता है मिर्ज़ापुर। न्यूनतम में संत कबीर नगर पहले पे है, मऊ दूसरे पे है, तीसरे पे मैनपुरी है। आगे देखते हैं वनावरण वर्गीकरण। अति सघन 1.9%, मध्यम सघन 1.7%, खुले वन 3.37%, झाड़ी 0.24%। वनावरण वाले जिले देखते हैं, सर्वाधिक वनावरण जो है सोनभद्र में है, उसके बाद चंदौली चित्रकूट में है, संत रविदास नगर में, न्यूनतम है मैनपुरी देवरिया में है। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले वृद्धि दर वाले कमी वाले जिले देखते हैं, जिसमें वृद्धि हो रही है सहारनपुर है, चित्रकूट, प्रयागराज। कमी वाले सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली हैं। आगे देखते हैं, हम अगला देखते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। सर्वाधिक जनसंख्या जो है गोंड जनजाति की है। न्यूनतम जनसंख्या बनरावत की है। वर्तमान में कुल जनसंख्या जो अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है 12 है, जिसमें से 2 थारू और बुक्सा पूर्व में जनजाति तथा 2003 में 10 अन्य जनजातियाँ गोंड, खरवार, सहरिया, परहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरे, भुनिया सूचीबद्ध की गई हैं। थारू में संयुक्त परिवार और विधवा विवाह की प्रथा है।
थारू जो है दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। परहरिया अगरिया खरवार चोरो बैगा जनजाति सोनभद्र में। हमारे एक मित्र हैं जो खरवार हैं, हम जानते हैं। ये खरवार लोग छोटे कद के होते हैं। माहीगिर जनजाति बिजनौर में है। खरवार जनजाति कर्म नृत्य करती है। सड़क परिवहन की दृष्टि से देखते हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राजमार्ग NH2 है, 756 किलोमीटर। इसी को GT रोड भी कहा जाता है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में 6 लेन सड़कें झांसी जिले में एक दूसरे को काटते हैं। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। NH7 पर भोपाल स्थित नहीं, NH2 पर लखनऊ स्थित नहीं है। ये वैसे हैं, ऑप्शन के ऊपर रहेगा। जब ऑप्शन पूछा जाएगा उसी हिसाब से टिक कर सकते हैं। वायु देखते हैं। वायु परिवहन में खेरिया आगरा में, हिंडन गाजियाबाद बमरौली उत्तर प्रदेश। हवाई अड्डा जो है चकेरी कानपुर में है। फुर्सतगंज रायबरेली। सरसावा सहारनपुर में है। BR अम्बेडकर मेरठ में है। वैसे अमाट हवाई अड्डा भी है, सुल्तानपुर में है। उत्तर प्रदेश में रेलगाड़ी के बारे में देखते हैं। प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी 1959 में, इलाहाबाद से कानपुर के बीच में चलाई गई थी, जो हाल ही में अभी जाएंगे तो प्रयागराज के स्टेशन पे म्यूजियम के तौर पे रखी गई है। यूपी में 2 रेलवे जोन है, भर्ती के बोर्ड भी हैं। पहला इलाहाबाद है, दूसरा गोरखपुर है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। लेजर तकनीक में प्रथम है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है, जो आनंद भवन के अंदर में स्थित है, जहाँ से रुपए की टिकट लगती है। आप लोग जा सकते हैं, नक्षत्रशाला का आनंद ले सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी मुरादाबाद में स्थित है, जहाँ उत्तर प्रदेश के सभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग होती है और DSP की कुछ ट्रेनिंग होती है। और साइबर से संबंधित कुछ यहाँ नए इक्विपमेंट लगाए गए हैं और उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज जो है गोरखपुर में है, बहुत चर्चा में रहा था आज के 2-3 साल पहले ये। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान सैफई में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है। राज्य टोडरमल सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकेप कानपुर में है। पान अनुसंधान केंद्र महोबा में है। महोबा आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पान उत्पादन करने वाला जिला है। पान महोबा का फेमस है उत्पादन की दृष्टि से, खाने की दृष्टि से बनारस का पान फेमस है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन महोबा में होता है। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टार लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहाँपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय शाक भाजी या सब्जी मान सकते हैं, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। पहली किसान रेल जो बनारस से चलाई गई थी गुजरात के बंदरगाह तक, तो उसमें जो है यहाँ से सब्जियों को ले जाया जा रहा था विदेशों में भेजने के लिए। केंद्रीय उपोष्ण संस्थान लखनऊ में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है मथुरा में है। आगे देखते हैं, प्रमुख संस्थान चल रहे हैं अभी। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। शीलाधर मृदा संस्थान प्रयागराज में है। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली इज्जतनगर में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा मखदूम गाजियाबाद में है। बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। आगे देखते हैं। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, इसको आप सब जानते हैं, आपको पता होगा, मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखे होंगे तो पक्का पता होगा। कालीन मिर्ज़ापुर और भदोही की फेमस है, तो प्रौद्योगिकी संस्थान जो है भदोही में ही है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज हापुड़
मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में है। हापुड़ छोटा सा ज़िला है, दिल्ली गाज़ियाबाद के पास पड़ता है। मेरठ से जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। ऊर्जा संसाधन भी देखते हैं। राज्य विद्युत परिषद 1959 में, यूपी विद्युत नियामक 1998 आयोग, नई ऊर्जा नीति 2003 में आई। ताप विद्युत उत्पादन हरदुआदगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में 1942 में स्थापित किया गया। 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार चंदौसी ताप विद्युत केंद्र मुरादाबाद में है। परीक्षा ताप परियोजना झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से सोनभद्र में चलाई जा रही है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना जापान के सहयोग से सोनभद्र में चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कुल 7 केंद्र हैं। देखते हैं पहला कौन सा है। दादरी गौतम बुद्ध नगर में, आंवला बरेली में है। आंवला बरेली और बदायूं दोनों जिलों से सीमा साझा करता है। हाल ही में चर्चा है कि काफ़ी बड़ी तहसील है, इसलिए इसको अलग जिला बनाने की मांग काफ़ी तेज़ी से उठी है। ऊंचाहार टांडा अम्बेडकर नगर में है। सिंगरौली सोनभद्र में है। औरैया रिहंद सोनभद्र। इसमें औरैया आंवला दादरी गैस आधारित हैं, शेष कोयला आधारित संयंत्र हैं। आगे देखते हैं मड़ुआडीह डीजल लोकोमोटिव वर्क्स और गोरखपुर में है। कोच रिपेयर कारखाना है। रायबरेली में तीसरा रेल कोच कारखाना है। मुगल सराय में सबसे लंबा रेलवे वार्ड भारत का है। जल विद्युत लिमिटेड 2000 में। निजी क्षेत्र की सेवा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र नरोना में स्थापित है। खेतियों के नाम व उनके प्रकार। एरोपोनिक पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हॉर्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर फूल का विज्ञान। ओलोरीकल्चर सब्जी विज्ञान। पोमोलॉजी फल विज्ञान। विटीकल्चर अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर केचुआ पालन। सेरीकल्चर रेशम उद्योग। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत। भारत में विभिन्न क्रांतियाँ देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। नीली क्रांति जो है ब्लू रिवोल्यूशन मत्स्य पालन से संबंधित है। खाकी क्रांति ब्राउन रिवोल्यूशन चमड़ा से संबंधित है। भूरी क्रांति रासायनिक या ग्रे रिवोल्यूशन उर्वरक और आवास विकास से संबंधित है। हरित क्रांति ग्रीन खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति देखें, ये बहुत कन्फ्यूजिंग प्रश्न रहता है कि गुलाबी क्रांति को प्याज लगाएं कि झींगा लगाएं, तो प्याज झींगा और औषधियों से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और कुटकुट से संबंधित है। रजत रेशा क्रांति कपास से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट पटसन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है मांस और टमाटर, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाल क्रांति पूछेगा रेड रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। अगर उसमें दिया रहेगा मांस तो मांस भी हो जाएगा, टमाटर दिया रहेगा टमाटर होगा, दोनों दिया रहेगा तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है या विकल्प के रूप में रहेगा, इनमें से दोनों सही हो जाएगा। गोल क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि वर्तमान में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसके जनक माने जाते हैं अरुण जेटली, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 2017 में इस क्रांति को लाया गया था। सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवोल्यूशन समग्र कृषि विकास के लिए लाई गई। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले प्रमुख जिले हैं। सोनभद्र है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में एवं सर्वाधिक वन में सोनभद्र है। प्रयागराज जो है सर्वाधिक न्यायाधीशों वाला उच्च न्यायालय, सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला, 12 सीटें हैं। राज्य लोक सेवा आयोग है यहाँ पे, और प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। रायबरेली में देखते हैं सर्वाधिक नहरें हैं। प्रथम रेल फैक्ट्री राज्य की जो है यहीं स्थापित की गई। मथुरा में राज्य का सर्वाधिक मेले लगते हैं 80, ये कन्फ्यूजिंग रहेगा, कहीं 80 लगता है कहीं 86 दे रहा है। गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता प्रति व्यक्ति आय। राज्य का प्रथम फिल्म सिटी सेंटर, भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, दूसरा नाइट सफारी पार्क लखनऊ में बनाया जा रहा है। आप लोग इसको सर्च कीजिए, करंट अफेयर का क्वेश्चन हो सकता है या पूछा जाएगा, श्योर पूछा जाएगा। बिजनौर राज्य का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा नदी है। बदायूं सर्वाधिक जिले से सीमा बनाने वाला जिला बदायूं है। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जिस भी ज़िले से हैं आप अपने ज़िले की एक ऐसी विशेषता बताइए जो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं, और हो सकता है उस विशेषता को या उस जानकारी के बारे में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जाएँ तो आप लोग को आपस में अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ऐसे कुछ फैक्ट हो सकते हैं जो इसमें नहीं वो पूछे जा सकते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप लोग के कुछ फैक्ट तैयार हो सकते हैं उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर। जैसा कि आपको बता दिए हैं कि इस बार से मेंस में ऑप्शनल पेपर हटा के यूपी स्पेशल को ज़्यादा
तरजीह दी जा रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए प्री में भी माना जा रहा है कि ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी या तरजीह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का ये देखते हैं भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना महाद्वीप का एक हिस्सा है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि के आधार पर विभाजित करना भौगोलिक विभाजन कहलाता है। उत्तराखंड राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर का पर्वतीय भाग उत्तराखंड में चले जाने के बाद उत्तर प्रदेश के 3 भौतिक क्षेत्र रह गए हैं। उत्तर में भाभर है, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, दक्षिण में पठारी क्षेत्र। आगे देखते हैं हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं हम ये नीला वाला देख रहे हैं जो कृषि योग्य भूमि है। इस क्षेत्र में पशुपालन नहीं कि एक कृषि योग्य भूमि नहीं है, पशुपालन किया जाता है। अधिकतम भाबर क्षेत्र ये हो गया, ये है सूखा या रोगग्रस्त क्षेत्र है। ये क्षेत्र आप देख सकते हैं सर्वाधिक ढलानी वाली क्षेत्र है। भाभर है तराई क्षेत्र, पश्चिमी सहारनपुर भाभर क्षेत्र, इसका निर्माण कंकड़, पत्थर और चट्टानों से हुआ है। इसका विस्तार जो है बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिलों में है। यहाँ आकर नदियाँ विलुप्त हो जाती है। जहाँ जल चट्टानों के मध्य प्रवाहित होता है या नदियाँ आगे जाकर वापस धरती पर प्रकट हो जाती हैं। यह क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, मृदा कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है। आगे देखते हैं तराई क्षेत्र में नदियां धरती पर प्रकट हो जाती हैं। यहाँ महीन कणों निक्षेप मिलते हैं। अधिकांश भूमि कृषि योग्य हैं। इस क्षेत्र में गन्ना एवं धान की खेती की जाती है। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती होती है। दक्षिण पठारी क्षेत्र में पठारी क्षेत्र में सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। मिर्जापुर, सोनभद्र जिले, कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। दो दक्षिण भाग के सबसे ऊंची पहाड़ी है। यह क्षेत्र ललितपुर, झांसी, जलौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद जिले के गंगा, दक्षिण भाग के वाराणसी जिले के चकिया तहसील तक फैला है। इसका पठारी क्षेत्र जो है चंबल, केन, बेतवा, सोन, टोंस नदी के घाटियों का निर्माण किया है। मैदानी क्षेत्र देखते हैं गंगा, यमुना एवं सहायक नदियों द्वारा लाई गई काप, मिट्टी, कीचड़, बालू द्वारा निर्मित। मध्य के मैदानी भाग की ऊंचाई 80 से 300 मीटर तक है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बांगर। इसको छोड़ देते हैं, इसको उतना अब लोग याद भी नहीं कर पाएंगे। इसको देखते हैं खादर क्षेत्र क्या है, बांगर क्षेत्र क्या है। नदी के पास वाला क्षेत्र जहाँ बाढ़ आती रहती है खादर क्षेत्र कहलाता है। हर वर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की मृदा का नवीनीकरण होता रहता है। इसी कारण ये क्षेत्र उपजाऊ बना रहता है। दूसरा है बांगर क्षेत्र, नदी के दूर वाला क्षेत्र जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से पाटा गया है। इस प्रदेश में बाढ़ नहीं आती है, जिस कारण यहाँ की मिट्टी का नवीकरण नहीं हो पाता है। बांगर क्षेत्र कहलाता है। यह क्षेत्र मैदान के ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। आगे देखते हैं जलवायु। किसी भी क्षेत्र विशेष में लंबी अवधि के दौरान वायुमंडलीय दिशाओं को जलवायु कहा जाता है। वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है। प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। उत्तर प्रदेश व उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में हिमाचल में स्थित होने के कारण प्रदेश में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये देख लेंगे आप अपने तरीके से। सर्वाधिक वर्षा जो है गोरखपुर में, सर्वाधिक मतलब न्यूनतम वर्षा मथुरा में होती है 187 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर। ऋतुएं देख लेते हैं। ऋतुएं 3 होती हैं उत्तर प्रदेश की, इसको आप लोग देख लेंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं। शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है उत्तर प्रदेश में, अतः जनवरी का महीना सर्वाधिक ठंडा होता है। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंडा महीना कौन सा होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस से 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है।
शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों से भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है, जिसे मवाठ कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। ग्रीष्म ऋतु मई जून में यहाँ का तापमान सबसे अधिक गर्म रहता है, क्योंकि इस समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कर्क रेखा के निकट होने के कारण प्रदेश को बुंदेलखंडी नगरों में तापमान सर्वाधिक होता है। बांदा जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। सर्वाधिक गर्मी झांसी व आगरा, न्यूनतम गर्मी जो है बरेली में पड़ती है। वैसे तो इलाहाबाद में ही पड़ती है, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है सर्वाधिक गर्मी इलाहाबाद में ही पड़ती है, हम लोग देखे हैं। मई जून में प्रदेश में चलने वाली धूल भरी पश्चिमी हवाओं को लू कहते हैं। इसको पाकिस्तान में भी लू कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से 39 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकांश मानसूनी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा से प्राप्त होती है। इसमें उत्तर प्रदेश की कुल वर्षा का लगभग 75 से 80% भाग प्राप्त होता है। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली पवनें WB में वर्षा करती हैं तथा करते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचती हैं। कुछ पवनें तो सीधी निकल जाती हैं, परंतु कुछ पवनें हिमालय पर्वत से टकराकर दक्षिण की ओर वर्षा कर देती हैं। सबसे पहले हिमालय से टकराकर गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। इस प्रकार पूर्व से ज़्यादा पश्चिम में जाते जाते वर्षा कम हो जाती है। वर्षा का औसत एवं अधिकतम न्यूनतम तापमान इस तरीके से देख सकते हैं। वर्षा के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। आर्द्र उपोष्ण तराई क्षेत्र में वर्षा जो है 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 150 सेंटीमीटर। साधारण एवं आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रों में देखते हैं। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 65 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश का सर्वाधिक नमभूमि वेटलैंड वाला जिला है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे कम नमभूमि वेटलैंड वाला जिला बागपत हाथरस है। प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां गंगा एवं यमुना हैं। हिमालय से आने वाली नदियां सदा नीरा होती हैं, जबकि दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां ग्रीष्म ऋतु में अक्सर सूख जाती हैं। प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम देखते हैं इस तरीके से। हिमालय से उद्मित हैं। गंगा, यमुना, रामगंगा, गंडक, सरयू, रोहिणी, राप्ती आदि हैं। मैदानी क्षेत्र में उद्मित हैं गोमती, पांडव, वरुणा, सई, ईशान। दक्षिणी पठारी क्षेत्र में उद्मित है सोन, केन, रिहंद, टोंस, बेतवा, चंबल, कन्हार आदि। गंगा नदी देखते हैं। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गोमुख स्थान से निकलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास संतोषपद हिमनद से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। यहाँ से गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी को पंच प्रयागों सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियाँ मिलती हैं। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौला गंगा जहाँ से मिलती है उसे विष्णु प्रयाग कहते हैं। नंद प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसे कहते हैं। आगे देखते हैं कर्णप्रयाग किसे कहते हैं। कर्णप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा और पिंडार जहाँ मिलती है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी। देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी। गंगा का मुख्य धारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा में ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना आकर मिलती है। अब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। अतः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़े नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड उसका उद्गम स्थल है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई तय करती है बिहार, झारखंड सबसे कम लंबाई झारखंड में तय करती है। पश्चिम बंगाल में ये देखते हैं बंदरपूछ से निकलती है यमुना, जिसे बंदरपूछ। फिर आके यहाँ चंबल से मिलते हैं। चंबल के बाद ये भोपाल से आती है बेतवा से मिलती है। प्रयागराज में आके गंगा से मिल जाती है, जहाँ संगम है। और गाजीपुर और बनारस के क्षेत्र में जो है यहाँ गोमती नदी मिलती है। उससे पहले गोमती नदी में सई नदी मिलती है। घाघरा देख लेंगे आप। इस तरीके से नदी तंत्र पूरा है। आगे देखते हैं यमुना नदी। दाईं ओर से
दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ, पहले इसको देखते हैं। गंगा नदी बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल है। सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है, बाकी सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बाकी सभी नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। चंबल सिंध बेतवा केन सीधे गंगा से न निकलकर पहले यमुना में मिलती हैं, फिर यमुना गंगा नदी से मिल जाती है। इटावा में ऊपर दिखा रहे थे, इटावा में जो है यमुना चंबल मिलती है, हमीरपुर में यमुना बेतवा मिलती है, बादा में यमुना केन मिलती है, प्रयागराज में यमुना गंगा मिलती है। टोस और सोन नदी सीधे गंगा में मिल जाती हैं। चंबल देखते हैं हम। उद्गम स्थल इसका महू जिले मध्य प्रदेश के जना पाव पहाड़ी से हुआ है। उत्तर प्रदेश में आगरा इटावा की सीमा बनाते हुए मुर्दागंज इटावा में यमुना में विलीन हो जाती है। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, पार्वती, बनास, काली सिंध। प्रमुख बांध है जवाहर बांध, सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, गांधी सागर बांध बनाए गए हैं इस नदी पे। इधर देखते हैं बेतवा संस्कृत में वेत्रवती के नाम से हमीरपुर के समीप यमुना नदी में विलीन हो जाती है। प्रमुख बांध है माता टीला झांसी में, राजघाट ललितपुर में। केन देखते हैं। उद्गम स्थल कैमूर की पहाड़ियाँ उत्तरी ढाल से बांदा जिले में भुजहा नामक स्थान पर यमुना में विलीन हो जाती हैं। इसे कर्णवती के उपनाम से भी जाना जाता है। टोस नदी गंगा की सहायक नदी है। उद्गम मध्य प्रदेश के कैमूर पर्वत श्रेणी में स्थित तमसा कुंड जलाशय से हुए प्रयागराज के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा में विलीन हो जाती है। टोस नदी बिहार जलप्रपात स्थित है। इस पे बीहड़ व बेलन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर मेजा जलप्रपात स्थित है। बीहड़ नदियों से ही इसमें घड़ियाल आते हैं। अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की बाढ़ में देखा गया था सलोरी में। टोस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। सोन नदी को देखते हैं हम। सोन नदी इसका उद्गम स्थल शेषकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश से प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियाँ रिहंद, गोपद, बनास आदि है। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली नदियाँ रामगंगा उत्तराखंड से दूधा टोली श्रेणी से उद्गम एवं कालागढ़ बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कन्नौज इतरनगरी में गंगा से मिल जाती है। कार्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है। गोमती नदी जानते हैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे गंगा में मिल जाती है। आप लोग कहीं बता रहे थे कि कभी किसी बुक में गोमती नदी गंगा में मिलती है, किसी बुक में दिया गया है बनारस, लेकिन कहीं कहीं गाजीपुर दिया गया है। तो जो सही होगा, ज़्यादातर माने जो है गाजीपुर है, तो गाजीपुर लगाएंगे आप लोग। पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित किया गया है। सहायक नदी है गोमती नदी की सहायक नदी सई नदी है, जो प्रतापगढ़ से उसका जो मुख्य क्षेत्र है प्रतापगढ़ है। शायद ये जाके जौनपुर में मिल जाती हैं। घाघरा देखते हैं। घाघरा तिब्बत पठार के मापचा चुंगो हिमनद से इसका उद्गम होता है। लखीमपुर बहराइच से सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अयोध्या में सरयू के नाम से तथा छपरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। इसे गोरखपुर के आसपास घाघरा भी कहते हैं, अगर पूछ लिया जाएगा। पर्वतीय प्रदेश में करलानी का मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में इसे करलानी का मैदानी प्रदेश में घाघरा कहलाती है। गंडक का उद्गम स्थल नेपाल में है। त्रिशूल गंगा और काली गंडक के मिलने से बनती है। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र के नेपाल की पहाड़ी क्षेत्र शालिग्राम कहते हैं। अभी आप लोग जानते होंगे कि राम मंदिर के निर्माण के लिए शालिग्राम से एक शिला लाई गई है। तो हो सकता है प्रश्न पूछा जा सकता है कि शालिग्राम की जो शिला लाई गई है वहाँ किस नदी का उद्गम स्थल है। तो गंडक नदी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं, तब इसे नारायणी नदी कहा जाता है। कोसी नदी इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। महानंदा नदी यह सबसे पूर्वी सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल, इसको देख लेते हैं वैसे हम सामान्य तौर से। ऊपरी गंगा नदी रामसर स्थल समझ लीजिए उसको। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। पार्वती अरग्या पक्षी अभयारण्य गोंडा में है। शमसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली में है। पड़ोसी है सरसई नवर झील इटावा में है। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी में है। सूर सरोवर आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर में है। बखीरा पक्षी वन्यजीव पक्षी बिहार संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ
उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। भाबर एवं तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ। उत्तर अर्थात भंवर क्षेत्र हिमालयी नदियों से होकर निक्षेप से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी कंकड़ों, पत्थरों एवं बलुओं से निर्मित, जो कि बहुत छिछली और नीचे नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र में कृषि कार्य संभव हो जाता है। यहाँ झाड़ियाँ एवं वन पाए जाते हैं। महीन कणों के निक्षेप से निर्मित तराई क्षेत्र की मृदा समतल, दलदली, नम एवं उपजाऊ होती है। गन्ने और धान की अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी पैदावार होती है। मध्य मैदानी क्षेत्र की मिट्टी। इसमें पाई जाने वाली मिट्टी को जलोढ़ या कछारी कहते हैं। कंप की मिट्टी कीचड़ और बालू से निर्मित होती है। इसमें पोटाश, चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलता है। जलोढ़ मिट्टी की नवीनता एवं प्राचीनता के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। बागर मिट्टी, पुरातन कंप मिट्टी, प्राचीनतम कांप मिट्टी क्षेत्र को बागर कहते हैं। यह मिट्टी उन मैदानी भागों में पाई जाती है जहाँ ऊँचे हैं, वहाँ नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है। इसे राज्य के पूर्वी भाग में उपरहार मिट्टी भी कह सकते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा कि ये शब्द जब परीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से हम ऐसा लगेगा हमको कि सुना नहीं गया है, और निश्चित रूप से पहली बार सुन रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। इन्हें दोमट, बलुई, दोमट, मटियार, दोमट, मूड आदि कहते हैं। खादर या कछारी या नूतन काप मिट्टी। नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। यह मिट्टी नदियों के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। प्रदेश के विशाल मैदान में जलोढ़ एवं कांप मिट्टी का विस्तार मिलता है। बागर की अपेक्षा अधिक जल शक्ति धारण करने की क्षमता वाली होती है। दक्षिण के पठार की मिट्टियाँ बुंदेलखंडी मिट्टियाँ कहते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं मोटे अनाज को उगाने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की गई है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मिलेट योजना का अनुसंधान केंद्र जो है कर्नाटका के हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद, ये क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। लाल मिट्टी देखते हैं। यह मृदा दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंद्रौली जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में नत्रजन, जीवांश, फास्फोरस, चूने की मात्रा में की कमी होती है। यहाँ गेहूँ, दालें उगाई जाती हैं। भाड़ या माट मृदा। काली मिट्टी रेगुर, चिकनी प्रदेश के पश्चिमी सीमा के जिले में पाई जाती है। खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। परवा मिट्टी हमीरपुर, जालौन, यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। हल्के रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है। राकर मिट्टी, यह लाल भूरे रंग की दानेदार मिट्टी है। पर्वतीय एवं पठारी ढालों में पाई जाती है। भेंटा मिट्टी विंध्य पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अपरदन जल एवं बहाव, वायु वेग एवं हिम पिघलने से एक स्थान की मिट्टी दूसरे स्थान पर चले जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। इसे रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। मृदा अपरदन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, जलीय अपरदन, वायु अपरदन। जलीय अपरदन, यह अपरदन मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में होता है। जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र है। मृदा के जलीय अपरदन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपरदन से कुछ ही क्षेत्र प्रभावित हैं। इटावा आप लोग जानते हैं सर्वाधिक प्रभावित है वायु अपरदन से। जलीय अपरदन के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, आगे देखते हैं। परत अपरदन और अवनलिका अपरदन। परत अपरदन यह समतल खेतों में बहुत ही सूक्ष्म तरीके से होता है, जिसे किसान समझ नहीं पाता। खेत की उर्वरता कम हो जाती है, इसीलिए इसे किसान की मौत की संज्ञा दी गई है। किसान की मौत किसे कहा जाता है? तो परत अपरदन को। अवनलिका अपरदन देखते हैं, चंबल नदी क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित है। इसके कारण ही आगरा, इटावा, जालौन जिले में बीहड़ पाए जाते हैं। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा है। सॉरी, उसके लिए गलती हो गई, पीछे बोल दिए थे इटावा। सर्वाधिक प्रभावित जिला मथुरा है, आगरा है। यह मुख्यतः अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में होता है। नोट, मृदा अपरदन को वृक्षारोपण के माध्यम से रोका जा सकता है। यूपीएससी को छोड़ दो, पीसीएस में लगभग 4 से 5 बार प्रश्न पूछा गया है, और कहें तो बार प्रश्न पूछा गया है। प्रदेश की पहली बस सेवा 15 मई 1947 को लखनऊ से बाराबंकी के बीच शुरू की गई थी।
लखनऊ प्लान सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ प्लान किससे संबंधित है? लखनऊ के सड़कों से संबंधित है। अभी हाल ही में चर्चा में है कि स्पीकिंग रोड कहाँ पे निर्माण की जा रही है, तो लखनऊ में स्पीकिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 1 जून 1972 मुख्यालय लखनऊ में है। केंद्रीय कार्यालय प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में है। निगम द्वारा संचालित बसें जनरल सेवा जो है लोहिया ग्रामीण बस सेवा फरवरी 2015 में, इसका किराया सामान्य बसों से 25% अधिक रखा गया है। महानगरीय बस सेवा 6 जुलाई 1992 को शुरू की गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे को 6 लेन की सड़कों द्वारा झांसी में काटती हैं। सिलचर से चलने वाली 6 लेन की सड़कें प्रदेश से पूर्व आने के बाद लखनऊ के NH 28 का अनुसरण करती है। लखनऊ के बाद झांसी तक NH 25 का अनुसरण करते हैं। कोलकाता से चलने वाली 4 लेन की स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क वाराणसी में प्रवेश करने से लेकर कानपुर होते हुए दिल्ली के NH 2 GT का अनुसरण करती हैं। आप लोग ये बताएंगे ये वाला पेज अच्छा रहता है कि वो वाला पेज? तो हम ऐसे करेंगे, ये रोड देख लेंगे हम लोग। रेल परिवहन देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल यार्ड मुगलसराय में, इसको एक बार और चर्चा कीजिए। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म अब गोरखपुर नहीं है, क्योंकि गोरखपुर की लंबाई 1300 के आसपास है। 1100 हावड़ा की है और 1505 मीटर हुबली कर्नाटक की है। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन इलाहाबाद में है। बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मरुआडीह वाराणसी में है। रेल सुरक्षा आयोग लखनऊ में है। रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना गोरखपुर में है, इसको एक बार और चर्चा में कर चुके हैं। रेलवे के सवारी डिब्बों का निर्माण कहाँ किया जाता है? रायबरेली में उत्तर प्रदेश के तीसरा कारखाना लगने वाला है। रेलवे संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। वायु परिवहन इंदिरा गांधी नेशनल एवियन एकेडमी फुर्सतगंज रायबरेली में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में है। आर्मी एविएशन सेंटर झांसी में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज आगरा में है। भारतीय वायुसेना एयरपोर्ट बख्शी तालाब लखनऊ में है। भारतीय सेना एयरपोर्ट झांसी एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की स्थिति देखते हैं। चौधरी चरण सिंह अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर वाराणसी में है। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्या हवाई अड्डा ये निर्माणाधीन है। अयोध्या बाईपास के पास आप जैसे ही जाएंगे, अयोध्या यूनिवर्सिटी के पीछे इसका निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य होगा अभी, मतलब आने वाले दिनों में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख एक्सप्रेसवे। यमुना या ताज एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा, जिसकी लंबाई 165.33 किलोमीटर है, 100 मीटर चौड़ा 6 लेन सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में किया गया है। एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा ज़िले से होकर गुजरता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस ज़िले से होकर नहीं गुजरता है या किस ज़िले से होकर गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर 6 लेन में प्रवेश नियंत्रित आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को नवंबर 2016 में चालू किया गया था। मायावती सरकार के माध्यम से शायद बनवाया गया था। इसमें काफ़ी राजनीति हुई थी। इस एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग के लिए 3.3 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। यह 10 जिलों से होकर गुजरता है। आगरा फिरोजाबाद, मैनपुरी इटावा, औरैया कन्नौज, कानपुर उन्नाव, हरदोई लखनऊ से होकर गुजरता है। अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से हरिद्वार होते हुए देहरादून तक उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 216 किलोमीटर है। आगे देखते हैं हम गंगा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। शाहजहांपुर जिले में 3.5 किलोमीटर की एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया। 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, शाम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। ये शुरू होगा लखनऊ के चंदासराय से। लखनऊ सुल्तानपुर लखनऊ राजमार्ग खत्म हो गया गाजीपुर के हल्दिया गांव में।
इन जिलों को जोड़ेगा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर को। बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, इसकी कुल लंबाई 296 किलोमीटर है, 7 जिलों से होकर गुजरेगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाएंगे इस रोड पे। और ग्रीन कॉरिडोर बनाए भी जाएंगे जिसमें इसको आप करंट में पढ़ सकते हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर रहेगी। इसको बनाने में गोरखपुर समेत अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ लाभान्वित होंगे। कृषि, वाणिज्यिक, पर्यटन एवं उद्योग मंत्रालय को एवं उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। देखते हैं अगला, कृषि एवं पशुपालन में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% लोग कृषि कार्य से संबंधित है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का फेवरेट पेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। इसमें से 29% कृषक और 30% कृषि श्रमिक हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पशुपालन की दृष्टि से भी भारत के संपन्न राज्यों में से एक है। देश के कुल खाद्यान्न के उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 18% है। प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कुल कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 26% है। इसमें वानिकी एवं मत्स्य को भी शामिल किया गया है। जब कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। नव कृषि जलवायु क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बस इतना भी याद रखोगे कि कृषि तभी आपके लिए काम हो जाएगा। भाबर तराई क्षेत्र देखते हैं हम इसको आराम से। भाबर एवं तराई क्षेत्र सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, हिमालय एवं तलहटी क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिणी पश्चिमी शुष्क मैदान आगरा मंडल एवं आसपास के क्षेत्र। बुंदेलखंड में प्रदेश झांसी व चित्रकूट मंडल क्षेत्र आता है। मध्य पश्चिमी मैदान बरेली, मुरादाबाद मंडल क्षेत्र आते हैं। पूर्वी मैदान वाराणसी, फैजाबाद, आजमगढ़ मंडल, प्रयागराज मंडल के कुछ क्षेत्र आते हैं। बिंद क्षेत्र में मिर्जापुर, सोनभद्र, दक्षिणी प्रयागराज के कुछ क्षेत्र। पश्चिमी मैदान मेरठ रेल मंडल एवं आसपास के क्षेत्र आते हैं। मध्य मैदान कानपुर, फतेहपुर, लखनऊ मंडल के क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी मैदान गोरखपुर मंडल सहित गोंडा तक का क्षेत्र आता है। कुल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश फसलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य देखते हैं। कुल खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश है। गेहूं में उत्तर प्रदेश है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। मक्का उत्पादन में आंध्र प्रदेश है। दलहन में मध्य प्रदेश है। सूरजमुखी में कर्नाटक है। गन्ना में उत्तर प्रदेश है। जूट में पश्चिम बंगाल है। पशु और उनकी नस्लें देखते हैं। गाय देखते हैं, साहिवाल, जर्सी, कांकरेज। भैंस मुर्रा, भदावरी, सुरती, जफराबादी। बकरी जो है गद्दी, पश्मीना, महसाना। भेड़ जो है भदरवाह, गिरेज, मोरियाने। सुअर की जो प्रजातियां हैं हेम्पशायर, लॉन्ड्रेस, यॉर्कशायर, सब अंग्रेजी प्रजातियां हैं इसकी। क्या घोड़ा काठियावाड़ी, मारवाड़ी, अरबी। मुर्गा जो है लेहनबर्ग, मिनोर का कार्निस। ये जो मुर्गी और सुअर की प्रजातियां हैं सब विदेशी लग रही हैं इससे अंग्रेजी नाम में। फसल देखते हैं, फसल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, एक प्रश्न पूछा जाएगा। बुआई देखते हैं, रबी फसल की बुआई अक्टूबर और दिसंबर मध्य ऋतु में की जाती है। कटाई अप्रैल और जून के आसपास की जाती है। प्रमुख फसलें होती हैं गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना। इन फसलों को कम जल एवं औसत ताप की आवश्यकता होती है। खरीफ में देखते हैं, बुआई जून जुलाई में होती है। कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। प्रमुख फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल, राई, मूंग, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, सोयाबीन, अरहर आदि हैं। यह मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है। जायद बुआई फरवरी मार्च में, रबी एवं खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसलें हैं। कटाई अगस्त और सितंबर में होती है। तरबूजा, खरबूज एवं खीरे, सब्जियां आदि चारों की फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। इन फसलों को अधिक ताप की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलों का विवरण। गेहूं की उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब में सर्वाधिक होती है। उत्पादकता क्षेत्र संपूर्ण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों को छोड़कर प्रमुख जिले मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलंदशहर आदि हैं। कपास देखते हैं, गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे कपास की खेती की जाती है। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में सघन कपास विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चावल देखते हैं, उष्णकटिबंधीय फसल। उत्पादक क्षेत्र मुख्यतः
उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में है। प्रमुख फसलें हैं महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज आदि क्षेत्र हैं। सिद्धार्थनगर सुगंधित काला चावल, काला नमक है, काला चावल के नाम से फेमस है, जो सिद्धार्थनगर में पाया जाता है। सरसों देखते हैं, सभी भागों में सरसों की खेती की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में मध्य एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर की जाती है। प्रमुख जिले गोंडा, बहराइच, मिर्जापुर, सोनभद्र, कानपुर, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा है। पुष्पोत्पादन में प्रदेश का वाराणसी, कन्नौज, मिर्जापुर, जौनपुर, प्रयागराज, लखनऊ आदि जिलों में पुष्प की खेती की जाती है। पुष्प प्रदर्शनी आज़ाद पार्क में कई बार लगाई गई है, इलाहाबाद में। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्पोत्पादन केंद्रों में एक लखनऊ में है। कन्नौज में पुष्पों से इत्र बनाया जाता है। कन्नौज को इत्र नगरी भी कहा जाता है। फलोत्पादन में देखते हैं, मध्यवर्ती एवं पश्चिमी जिलों में आम की खेती की जाती है। लखनऊ में मलिहाबादी आम, दशहरी, बाम्बो ग्रीन, सहारनपुर में सफ़ेदा चौसा, मेरठ बागपत का रटौल आम को जीआई टैग मिला है। जो इसकी मूल प्रजाति है वो पाकिस्तान की है, लेकिन इस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। पाकिस्तान वाले बोल रहे थे कि इसको जीआई टैग दिया जा रहा है। रामखेड़ा चौसा आम प्रसिद्ध है। प्रदेश में उत्पादित आम को देश के विभिन्न शहरों में नवाब ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है। आगे देखते हैं, अमरूद मुख्यतः प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर, बरेली, अयोध्या। सफ़ेदा हफजी लखनऊ, करेला प्रयागराज, सफ़ेदा धौलका लखनऊ आदि प्रमुख किस्में हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा लखनऊ 49, सरदार ललित सुरखा निर्यात की प्रजाति है। ललित सुरखा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा गया है प्रश्न ये। पशुपालन में देखते हैं, पशुगणना 2019 के अनुसार पशुओं की संख्या 68.0 मिलियन थी। देश में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है पशुपालन में। राज्य के कुल पशुधन में लगभग 1.19 मिलियन गोवंशु पशु थे। पश्चिम बंगाल के बाद देश में प्रदेश का दूसरा स्थान है। वहीं माहीवंशी पशुओं की कुल जनसंख्या 33 मिलियन, प्रदेश में प्रथम स्थान है। गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ में पशु चिकित्सक पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई है। पशु टीके का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा किया जाता है। आप लोग बताएंगे पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में। कृषि निर्यात नीति, इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस मंशा राज्य में होने वाले कृषि निर्यात को 2024 तक वर्तमान कृषि निर्यात मूल्य से दोगुना करना है। कृषि पार्क किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हापुड़, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर में कृषि पार्क स्थापित किए हैं। 1974 में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई। लखनऊ में स्थित केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर खोला गया है। गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में प्रदेश में पहले स्थान पर है। प्रदेश में गन्ना अधिक उत्पादन होने के कारण शक्कर का प्याला इसे कहा जाता है। उसे महाराष्ट्र को भी कहा जाता है, लेकिन ये डाउट का प्रश्न रहता है, जो विकल्प आप रहेगा वही लगाएंगे। प्रदेश का पहला एकमात्र जिला अलीगढ़, जहां पर केसर की खेती की जाती है। प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं, लखनऊ, सहारनपुर, आगरा। आगरा कृषि निर्यात क्षेत्र आलू के लिए प्रसिद्ध है। यहां अन्य क्षेत्रों के आलू को ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। आलू को जानते हैं। आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक, इसका इतिहास देखते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास भी इस बार इम्पोर्टेंट रहेगा। प्रागैतिहासिक काल में देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल आप लोग कमेंट करेंगे। अगर इतिहास की वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, नमस्कार। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए अगर आपको इसके आगे का वीडियो चाहिए होगा।